पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टोक्यो ओलंपिक में शिरकत करने वाले सभी भारतीय एथलीटों से बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में खिलाड़ियों के साथ साथ उनके परिजन भी शामिल हुए। पीएम मोदी एक एक करके सभी खिलाड़ियों से चर्चा कर रहे थे। मोदी ने कहा कि आपको अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना 100% दें। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु ने कहा कि ओलंपिक में अच्छा परफॉर्म करके लौटने पर हम साथ में आइसक्रीम खाएंगे। वहीं एमपी के कई खिलाड़ी इस बार टोक्यो ओलंपिक में अपना दम दिखाएंगे, जिसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग, प्राची यादव पैरा कायाकिंग कैनोकिंग के साथ विवेक सागर प्रसाद और नीलाकांता शर्मा, सुशीला चानू, मोनिका वंदना कटारिया शामिल हैं। इधर योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐलान किया है कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। यूपी में कुल 10 एथलीट ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी एथलीट्स को राज्य सरकार की ओर से 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं इंडिविजुअल कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट्स को 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने पर 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की है। पीएम मोदी ने कहा है कि हमें माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर देना होगा। कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना को लेकर हमें सख्ती दिखानी होगी। पीएम ने पर्यटन स्थल पर लोगों की भीड़ को देखकर चिंता जताई है। पूर्वोत्तर राज्य के सीएम से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर के कुछ जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हमें और सतर्क रहने की जरूरत है और लोगों को भी लगातार सतर्क करते रहना पड़ेगा। हमें टेस्टिंग और ट्रीटमेंट में से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करते हुए आगे चलना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा है कि महामारी की संभावित तीसरी लहर के मुकाबले के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी लाना होगी। केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे सबको वैक्सीनेशन मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान से देश के पूर्वोत्तर राज्यों को मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जुलाई को 6 राज्यों की बैठक बुलाई। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल के सीएम के साथ चर्चा करेंगे। इस बैठक में राज्यों में कोविड की स्थिति को लेकर बातचीत की जाएगी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मीटिंग की है। उनकी इस मुलाकात के बाद से राजनीतिक अटकलें लगना शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस की चुनावी रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी पहले ही प्रशांत किशोर के पास है। पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। 66 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। यशपाल 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे हैं, साथ ही टीम इंडिया के चयनकर्ता भी रहे हैं। उनके निधन पर क्रिकेट जगत को बड़ी क्षति हुई है। पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा के निधन पर अमित शाह ने ट्वीट कर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि यशपाल शर्मा क्रिकेट के एक उम्दा खिलाड़ी थे, जिन्होंने 1983 क्रिकेट विश्व कप में भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम योगदान दिया। उनकी रोमांचक पारी हमेशा हमारी स्मृति में रहेगी। उनका निधन क्रिकेट जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदना है। सरकार ने रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी कर दिए हैं। आम आदमी को मई के मुकाबले जून में रिटेल महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी राहत जरूर मिली है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित रिटेल महंगाई दर जून में घटकर 6.26% हो गई है, जो कि मई में 6.30% थी। आर्थिक मामलों की केंद्रीय समिति ने एलआईसी के आईपीओ प्लान को मंजूरी दे दी है। इसमें आईपीओ की लॉन्चिंग का रास्ता साफ हो गया है। एलआईसी के आईपीओ को पिछले हफ्ते सीसीई की मंजूरी के बाद माना जा रहा है कि मार्च 2022 में निवेशकों का इंतजार खत्म हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों को मार्च 2022 में एलआईसी के आईपीओ में पैसे लगाकर मोटी कमाई करने का मौका मिल सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले हफ्ते से कोरोना के मामलों में 6% की कमी देखी गई है। देश में अब सिर्फ 73 जिले ऐसे हैं जहां 100 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 31,443 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव लव अग्रवाल ने जानकारी दी है कि यह जानकारी वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज से जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक अब तक 30 करोड़ 66 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, तो वहीं 7 करोड़ 49 लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज लग चुका है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने आज पतंजलि ग्रुप के 25,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर से 2025 तक की विस्तार योजना को सामने रखा है। इस मौके पर स्वामी रामदेव ने कहा है कि योग और आयुर्वेद में जो रिसर्च भारत सरकार नहीं कर पाई वो पतंजलि ने किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आने वाले 5 सालों में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तमिलनाडु के मदुरई कॉलेज के छात्र धनुष कुमार ने सौर ऊर्जा से चलने वाली इलेक्ट्रिक साइकिल डिजाइन की है। सोलर पैनल की मदद से साइकिल लगातार 50 किलोमीटर चल सकती है। धनुष कुमार की इस उपलब्धि से क्षेत्र के लोग काफी खुश हैं। स्थानीय लोगों के बीच वो चर्चा का विषय बने हुए हैं।
भारत में चीनी सेना की घुसपैठ का एक और मामला सामने आया। इस बार ये घटना बीती 6 जुलाई की है। चीनी सेना इस दिन तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के जन्मदिन कार्यक्रमों का विरोध करने के लिए लद्दाख के डेमचोक में घुस आई। चीनी सैनिकों ने दलाई लामा के जन्मदिन के जश्न के दौरान डेमचोक में विरोध के बैनर दिखाए। अफगानिस्तान में तालिबान के प्रभुत्व से खुश पाकिस्तान को करारा झटका लगाया। अफगानिस्तान में मनमानी का ख्वाब दिख रहे पाक को जोरदार झटका लगाया। भारत की कूटनीतिक रंग लाई है। तहरीक ए तालिबान अफगानिस्तान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि पाक तालिबान पर तानाशाही नहीं चला सकता और नहीं अपने विचारों को थोप सकता है। सीएम भूपेश बघेल ने आज राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए कार्यों की सराहना की और उनका अभिनंदन किया, जिसके लिए सीएम बघेल ने धन्यवाद दिया है। वहीं राज्यपाल ने अनुसूचित क्षेत्रों में नगर पंचायत की स्थापना के बारे में आवश्यक सुझाव दिए। बीजेपी किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर खाद वितरण में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस आरोप है कि सहकारी समिति में जानबूझकर खरीदी नहीं की जा रही है ताकि निजी क्षेत्र में खाद को महंगे दामों पर बेचा जा सके और इसे छिपाने के लिए प्रदेश सरकार केंद्र सरकार पर कम खाद भेजने की बात कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर केंद्रीय बीजेपी और राज्यों के बीच आज एक परिचर्चा हुई है। इसमें छत्तीसगढ़ से पूर्व सीएम रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित 300 के करीब नेता जुड़े। परिचर्चा के दौरान नक्सलवाद की समस्या पर भी बात की गई। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कोरोना से हुए मौतों के आंकड़ों पर शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा है कि कोविड महामारी के दौरान मध्य प्रदेश में 174 लोगों की जान गई क्योंकि उन्हें अस्पताल तक नहीं मिला और ये उसी सरकार का आंकड़ा है जो आपदा में उत्सव कर रही थी। सच तो सबके सामने आ ही जाता है। मध्य प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल को लेकर कांग्रेस और सरकार आमने सामने है। पटवारियों की हड़ताल पर कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को जवाब दिया है। सिंह का कहना है कि पटवारियों की मांगों पर सरकार से बातचीत चल रही है। उन्होंने कांग्रेस में मौजूद पटवारी पर ध्यान देने की बात की। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में 11% मूंग की खरीदी करेगी, जिसे लेकर मध्य प्रदेश की कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय कृषि मंत्री से मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने की मांग की है। दरअसल केंद्र सरकार प्रदेश से 1,32,000 मीट्रिक टन मूंग की ही खरीदी करेगी, जिस पर राज्य ने कोटा बढ़ाने की मांग की है। भाजपा नेता ओपी चौधरी ने लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर सरकार के बीच खींचतान पर तंज कसते हुए कहा है कि सरकार 2 धड़ों में बटी हुई है। चौधरी ने कहा कि खाद की केंद्र सरकार ने पर्याप्त सप्लाई की है, लेकिन निजी सेक्टर को अधिक और सरकारी सोसाइटियों को कम खाद दी जा रही है। चौधरी ने कोयला, रेत, शराब के बाद खाद और गोबर की भी कालाबाजारी का आरोप लगाया। अंतागढ़ विधानसभा विधायक अनूप नाग पर स्थानीय युवाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना बताए कांग्रेस प्रवेश कराया गया। दरअसल अंतागढ़ विधायक अनूप नाग ने 1 जुलाई को जन्मदिन उनका था। इस मौके पर कुछ स्थानीय युवा उनके पास बिजली और ओवरब्रिज की समस्या को लेकर पहुंचे थे, लेकिन दूसरे दिन अखबारों में उनकी फोटो छपी, जिसे युवाओं ने नकार दिया। बिलासपुर के गोठानों से गोबर गायब होने को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी नेता अर्शिता पांडे ने अब इस मामले को लेकर कलेक्टर को मांग पत्र सौंपते हुए जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही पांडे ने कांग्रेस के स्थानीय विधायक और सरकार पर भी निशाना साधा। निवास में नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर दर्ज एफआईआर के विरोध में हंगामा किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झड़प भी हुई। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेसियों को खदेड़ा है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में महंगाई अपने चरम पर है। सोनिया ने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को पीएम बनाया था, जिन्होंने 27 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर लाया। वहीं मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर फेल रही है। कांग्रेस नेता सुबोध कांत ने आगे कहा है कि मोदी सरकार ने यूपीए सरकार में किए गए कामों पर पानी फेर दिया है। मोदी के 7 साल में सिर्फ 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। मोदी के 7 साल में 247% पेट्रोल और 794% डीजल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई। मोदी सरकार ने सिर्फ टैक्स बढ़ाने का काम किया है। पेट्रोलियम पदार्थ सहित अन्य वस्तुओं के बढ़ते दामों को लेकर धमतरी में युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। साइकिल चलाकर महंगाई का विरोध किया, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद कोको पीड़ी भी शामिल हुए। महंगाई के विरोध में कांग्रेसी कल साइकिल यात्रा निकालेंगे, जो शहर के मुख्य मार्ग से यात्रा निकलेगी, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। जगदलपुर में कांग्रेस संगठन ने इस प्रदर्शन को व्यापक बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजनांदगांव में जेसीसीजे ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया है। नया गांव इलाके में निवासियों को जमीन का पट्टा नहीं मिलने के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। आरोप है कि रहवासियों को पट्टे के नाम पर लंबे समय से घुमाया जा रहा है।
बेमेतरा के सरदा में धान संग्रहण केंद्र के मजदूरों ने चक्का जाम किया। पिछले 5 माह से मजदूरी नहीं मिलने से परेशान मजदूरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मजदूरों ने इससे पहले कलेक्टर से भी गुहार लगाई थी, जहां उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। जीवनदीप समिति अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। 15 वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में इस बार किसानों को खाद की अनुपलब्धता के कारण काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। एक और जहां किसानों को समय से खाद नहीं मिलने के चलते धान बुआई में देरी हो रही है, वहीं किसानों को चौतरफा महंगाई की मार भी झेलनी पड़ रही है। इधर बस ऑपरेटर्स की बेमियादी हड़ताल खत्म हो गई है। बस ऑपरेटर्स ने परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर से मुलाकात की। मंत्री अकबर के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई। ग्वालियर में नगर निगम ने तलघरों का अवैध इस्तेमाल करने वाले होटल के खिलाफ एक्शन लिया है। हाईकोर्ट से मिले आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई। दरअसल हाईकोर्ट में तलघरों के अवैध इस्तेमाल को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने ऐसे होटलों पर कार्रवाई के आदेश दिए। बिलाईगढ़ के ग्राम पंचायत गोलाझर के आश्रित ग्राम ठेकलावगरी में शमशान घाट, डबरी और गुठान पर अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के अमर सिंह नेताम ने उक्त भूमि को खेत बना दिया। ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने के लिए अनुविभागीय अधिकारी कसडोल और कलेक्टर को कई बार आवेदन दिया, पर आज तक अवैध कब्जा नहीं हटा। इससे ग्रामीणों में गुस्सा है। बलरामपुर में खोले जा रहे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की सीबीएसई मान्यता रद्द कर दी गई है, जिससे एडमिशन के लिए आने वाले बच्चों के परिजन बेहद निराश है। वहीं प्राचार्य का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होने के कारण इस साल सरकारी स्कूलों को सीबीएसई की मान्यता नहीं मिली है। खरगोन में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 फर्मों के लाइसेंस निलंबित किए हैं और 7 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बीज के नमूने अमानक पाए जाने के चलते ये विभाग ने कार्रवाई की। मध्य प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण अब लगभग नियंत्रण में है। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बढ़ाने के साथ ही वैक्सीनेशन पर ध्यान दे रहा है। अब गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। आईसीएमआर के निर्देश के बाद यह कदम उठाया गया ताकि नवजात बच्चे सुरक्षित रह सकें। गृह मंत्री मिश्रा ने बताया कि तीसरी लहर को लेकर सरकार सजग है। नक्सली अपनी कायराना करतूत से बाज नहीं आ रहे हैं। बीजापुर के असुर थाना क्षेत्र के गलगम में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 नक्सलियों को ढेर किया गया। एसपी कमल लोचन ने बताया कि 3 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए, जिनके शव नक्सली लेकर भाग गए। झीरम घाटी नक्सली हमले के मास्टरमाइंड की मौत हो गई। हमले का मास्टरमाइंड नक्सली कमांडर विनोद कई दिनों से बीमार चल रहा था। उसके कोरोना संक्रमित होने की आशंका भी जताई जा रही है। बीमार होने के बावजूद उसका जंगल में ही इलाज चल रहा था। बस्तर में नक्सलियों पर चौतरफा दबाव हावी होता जा रहा है। ऐसे में नक्सल संगठन ज्यादा से ज्यादा वसूली के लिए संगठन के पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। हाल ही में मुठभेड़ के दौरान मारे गए नक्सलियों से पुलिस को इस बात की जानकारी मिली। जबलपुर में देर रात 65 साल के बुजुर्ग की गला घोटकर हत्या कर दी गई। शारदा कॉलोनी में रहने वाले रामदास कुठरिया की लाश उनके घर में मिली। वारदात के वक्त मृतक घर पर अकेला था। बिलासपुर जिले के मेमन में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर एक समाज में काफी आक्रोश है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और फांसी देने की मांग को लेकर धमतरी में समाज ने कैंडल मार्च निकाला। सिरोदा गांव में रहने वाले एक ही परिवार पर 18 लोगों ने हमला कर दिया। पुरानी रंजिश के चलते हुए हमले में आरोपियों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की। पुलिस ने हत्या के प्रयास और बलवा के आरोप में 18 लोगों को गिरफ्तार किया। धमतरी के नया गांव वार्ड में अवैध कब्जा हटाने के दौरान नगर निगम के कर्मचारियों और कब्जाधारियों के बीच जमकर बहस हो गई। आरोप है कि निगम के कर्मचारियों और पुलिस ने गरीब परिवारों की महिलाओं के साथ मारपीट की, उन्हें जबरन गाड़ी में बैठाया। दूसरी ओर नगर निगम के ऑफिसर मारपीट करने से इनकार कर रहे हैं। भिलाई में डकैती की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। खुर्शीपारा थाना क्षेत्र के कैनाल रोड से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 मैगजीन, 14 जिंदा राउंड भी बरामद किए। बलरामपुर की राजपुर पुलिस ने मवेशी की हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से हत्या में प्रयुक्त औजार भी जब्त किया गया है। ग्राम सेवारी में एक युवक ने अपने मवेशी को 3000 रुपए में बेच दिया था। खरीदार ने युवक को पैसा नहीं दिया। युवक के पैसे मांगने पर मवेशियों को मारकर खाने की जानकारी मिली है। जांजगीर में ट्रैक्टर ड्राइवर की इंजन में दबने से मौत हो गई है। खेत की जुताई के दौरान ट्रैक्टर का इंजन पलटने से यह हादसा हुआ। घटना की सूचना बाढ़ द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके बाद जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर में दबे ड्राइवर को शव को निकालने के लिए वहां पहुंचे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
दुर्ग जिला अस्पताल से फरार कैदी को पुलिस ने महाराष्ट्र की गोंदिया से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 8 जुलाई को जेल प्रहरियों ने विचाराधीन कैदी को हालत खराब होने के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। इस दौरान कैदी फरार हो गया और इस मामले में जेल अधीक्षक ने कैदी को इलाज कराने आए जेल प्रहरियों को निलंबित कर दिया है। बिलासपुर पुलिस ने 34 लाख रुपए नकदी के साथ 4 संदेहियों को गिरफ्तार किया है। इनसे 4 व्हीलर भी जब्त की गई है। पुलिस ने भोजपुरी नाका के पास चेकिंग अभियान में रकम के साथ संदेहियों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती पूछताछ में संदेहियों ने इसे लेबर पेमेंट की राशि बताया और कहा कि वो पैसे लेकर राजस्थान जा रहे थे। दुर्ग पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर विनोद बिहारी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी विनोद बिहारी के खिलाफ अवैध रूप से रकम वसूली और धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद से ही पुलिस बिहारी की तलाश में जुटी हुई थी। आरोपी को सतना से गिरफ्तार किया गया। इंदौर में इन दिनों चोरों ने आतंक मचा रखा है। आरोपी अब टोली बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है, जहां ग्रुप में कुछ चोर एक कॉलोनी में चोरी करने पहुंचे, लेकिन जब वो इसमें कामयाब नहीं हुए तो वहां रखे फर्नीचर व्यापारी की कार को तोड़फोड़ करके फरार हो गए। जबलपुर के मदन महल स्टेशन के पास एक मालगाड़ी में बदमाशों ने अनार लूटने का प्रयास किया, लेकिन इसमें सफल नहीं हो सके। बदमाशों ने चलती ट्रेन से अनार की करीब 48 पेटियां पटरी के किनारे फेंक दी। एक यात्री ने डायल 100 को इसकी सूचना दी। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उमरिया के कोयलारी ग्राम में ग्रामीणों ने एकजुट होकर घर में घुसे शातिर चोर को पकड़ा है। गांव के कताहूर यादव के घर के सभी सदस्य बाहर थे। इस दौरान घर में घुसे चोर ने अलमारी का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया।